अगर तुम वीआईपी हो तो काले हिरण को गोली से मारो या फिर इल्लीगल गोलियां और बंदूकें अपने घर में रखो। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये बाकी के जो आलतू फालतू लोग होते हैं, इनने ऐसा क्या उखाड़ा है जो इनको सुविधाएं दी जा रही है? ये सेकंड सिटीजन क्यों बना रहे हैं हमको? खुद ही चिंतन करो, खुद ही सजेशन दे दो, खुद ही सॉल्यूशन बन जाओ, सब कुछ तुम ही कर लो भाई। हम तो हैं। बस हुआ इतना है कि लोग चेंज हो गए, सिस्टम वही का वही है। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीआईपी कल्चर के बारे में। तो इस मेन कहानी पे आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग बता देता हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि आज से कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर गया हुआ था। वो काफी बड़ा मंदिर था और फेमस मंदिर था। मंदिर का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो गाइस होता ये कि जब मैं उस मंदिर में एंटर करने जा रहा होता हूँ तो वहां के गार्ड ने मुझे 3 ऑप्शंस दिए। पहला वीवीआईपी लाइन, दूसरा वीआईपी लाइन और तीसरा जनरल लाइन। मैंने उससे पूछा कि भाई इन तीनों लाइंस में अंतर क्या होता है। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आप वीवीआईपी लाइन में जाओगे तो आप मूर्ति को छू सकते हो, उनको स्पर्श कर सकते हो और बिल्कुल करीब से उनके दर्शन कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2000 रुपए देना होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई वीआईपी लाइन में क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि वीआईपी लाइन में आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे मूर्ति के पास और थोड़ा दूर से उनके दर्शन करोगे, मतलब आप उन्हें टच नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको 500 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। फिर मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा जाग गई और मैंने उससे पूछा कि जनरल लाइन में क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि जनरल लाइन में वही होता है जो अक्सर आप अपनी लाइफ में झेलते हैं। मतलब आप एक लाइन में जाएंगे, 5 या 10 सेकंड के लिए आपको मूर्ति के दर्शन होंगे या नहीं होंगे ये इसकी भी गारंटी नहीं है। बस हाँ, ऐसा है कि आप एक लाइन में जा सकते हैं और आप भगवान को देख सकते हैं, वही बहुत दूर से। फिर मैंने एज अ इंडियन उससे एक आखिरी क्वेश्चन किया कि भैया ये जो भगवान होते हैं, जो हमारे भगवान है, वो क्या सिर्फ अमीरों के हैं? जिस बात पे वो ट्रिगर्ड हो गया और आज की डेट में मेरे पास खबर है कि उस मंदिर के आसपास अपने राइडिंग दोस्तों के साथ मुझे ढूंढ रहा है और मैं यहाँ पर आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, वीआईपी कल्चर जो हम इंडियंस को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है, जस्ट लाइक अ सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आई नो कि आप लोग यही बोलोगे सम्राट तू कैसा इंसान है, तू सेकंड सिटीजन वाली बात पे लोगों को पहले क्रिटिसाइज करता था, आज की डेट में तू खुद लोगों को सेकंड सिटीजन कह रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा भाई, मेरे पास फैक्ट है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल 1, तुम अगर एक आम आदमी हो, कॉमन पीपल हो और तुम एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है? डेफिनेटली चालान। ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, तुम्हारे ऊपर चालान करेगा। अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो जाओगे तो तुम्हारे घर चालान पहुंच जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब होती है? जब तुम एक आम आदमी होते हो। वहीं पर अगर तुम एक वीआईपी होते हो तो तुम सिग्नल तोड़ना क्या, सिग्नल का जो रक्षक होगा, जो कॉप होगा, उसको मारोगे पीटोगे तब भी तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये होता है या नहीं? तुम अगर वीआईपी हो ना तो सिग्नल ही नहीं, तुम पुलिस वालों को भी तोड़ो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा ना, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अगर तुम एक वीआईपी पर्सन हो, भले देश में लॉकडाउन लगाओ, मोदी जी ने आके बोल दिया हो कि पूरा देश तालाबंदी में रहेगा, सब चीजें बंद हो, लेकिन अगर तुम एक वीआईपी पर्सन हो तो तुम अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर सकते हो। तुम्हारे बेटे की शादी में मास गैदरिंग होगी। क्यों? क्योंकि तुम एक वीआईपी हो, तुम एक सीएम रह चुके हो भाई। जब मास गैदरिंग होगी तो डेफिनेटली गाड़ियां भी बहुत सारी आएंगी, पुलिस वाले गाड़ियों को संभालेंगे, डीएम साहब खुद ट्रैफिक संभालने जाएंगे। लेकिन कब? जब तुम वीआईपी होगे। लेकिन अगर उसी जगह पे तुम एक आम आदमी होगे और तुम्हारी शादी में 1 घंटा डिले हो जाएगा या किसी कारण से 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, तो जो डीएम साहब ट्रैफिक पुलिस को संभाल रहे थे, उसी पोस्ट पे बैठा दूसरा डीएम अपनी गर्मी दिखाते हुए तुम्हारे घर में आके तुम्हारे दूल्हे को भी पीटेगा और तुम्हारे पंडित को भी। क्यों? क्योंकि तुम एक आम आदमी हो, वीआईपी नहीं। तुम अगर एक सरकारी पोस्ट पे और कोइंसिडेंटली तुम निचली पोस्ट पे हो, लाइक प्यून हो गया, चपरासी हो गया, तो तुम अगर क्राइम करते हो, यानी कि रिश्वत लेते हो या फिर कुछ भी ऐसा वैसा करते हो, तो तुम हो जाओगे तुरंत सस्पेंड। क्यों? क्योंकि तुम वीआईपी नहीं हो, तुम एक कॉमन पर्सन ही हो। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम वीआईपी हुए, तुम डीएम हुए, तुम एसपी हुए, तुम कलेक्टर हुए, तुम आईएएस हुए, तुम आईपीएस हुए, तो तुम रिश्वत लो, ज्यादा से ज्यादा पता क्या होगा? तुम्हारा ट्रांसफर। दैट्स इट। अगर तुम एक आम इंसान हो तो तुम्हें हल्दी चोरी में भी 20 साल घुस जाएंगे। और उसी जगह पर तुम अगर जज हो और तुम बड़े से बड़ा क्राइम कर दो तो भी इस देश की पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं कि तुमको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेना। तुम्हारे पास अथॉरिटी है कि तुम जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर सको। क्यों? क्योंकि तुम वीआईपी नहीं हो। अब आई नो कि तुमने इतने बार वीआईपी सुन लिया होगा तो तुम यही सोच रहे होगे कि आखिर ये वीआईपी होते कौन है। वैसे इतना मूर्ख कोई नहीं है कि ये ना समझ पाए वीआईपी कौन होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीआईपी बोले तो जो बड़े लोग होते हैं हमारे देश में, जो अमीर लोग होते हैं, जो पावर ज्यादा होल्ड करते हैं, या बोला जाए तो पॉपुलर होते हैं, या फिर सेलिब्रिटी होते हैं, या फिर एमपी होते हैं, या फिर एमएलए होते हैं, या फिर गांव के सरपंच होते हैं, वो सब वीआईपी होते हैं। आईएएस, आईपीएस, एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब वीआईपी में आते हैं। एक्स एमएलए, एक्स सीएम का पीए, पीए का दोस्त, दोस्त का भाई, भाई का रिश्तेदार, सब वीआईपी में आते हैं। एक बड़ा क्रिमिनल या फिर एक बड़े क्रिमिनल का भाई, सब वीआईपी में आते हैं। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पॉपुलरिटी होती है, वो वीआईपी में आता है इस देश में, हिंदुस्तान में। अब देखो, भारत में जो वीआईपी होगा ना वो बाय डिफॉल्ट अमीर ही होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उसके बाद भी आप अंतर देखो एक वीआईपी में और कॉमन पर्सन में। एक कॉमन पर्सन अगर रोड पे चल रहा है तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो जाम में भी फंस सकता है, वो गड्ढों को भी फेस कर सकता है। उसके बाद पहुंचता है टोल प्लाजा पर, उसको भरना पड़ता है टोल टैक्स। उसी जगह पे एक वीआईपी जो पूरे सिग्नल को रोक सकता है, ट्रैफिक जाम लगा के क्लियरेंस के साथ अपने काफिले को लेके जा सकता है, लेकिन उसे नहीं देना पड़ता क्या? टोल टैक्स। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी है, हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, हमसे ज्यादा लग्जरी जी रहा है, हमसे ज्यादा अच्छी वेल्थ है उसकी, लेकिन उसके बाद पैसा हमको देना है, उसको नहीं। और ये सारा पैसा कहां से कलेक्ट होता है? आपसे और मेरे से, हमारे टैक्स से। हमारे टैक्स से एक वीआईपी उठा के ऐश करता है और
कौन बनता है? आप। और 1947 के बाद हमको आजादी मिली, जिसके बाद हमारी डेमोक्रेसी को कहा गया सॉवरेन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े वर्ड्स को ऐड किया गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन। और इन सबका एक ही मतलब था, सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, यानी कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे ही सब आएंगे। जितने भी नेता होंगे वो जनता के सेवक होंगे, जितने भी ऑफिशियल सर्वेंट होंगे वो भी जनता के सेवक होंगे। हमारी जो आम जनता होगी वो राजा होगी, ना कि ये वीआईपी पर्सन लोग। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 1947 से लेकर 2022 तक आज तक कोई ये कल्चर घटा नहीं, उल्टा बढ़ा ही है। क्योंकि आज की डेट में हर आदमी वीआईपी ही बनना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसको सही पाथ पे जाना है, उसको अपने रास्तों को क्लियर करना है, तो वो वीआईपी बन के ही कर पाएगा। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में ही दूंगा। लेकिन वो बताने से पहले मुझे एक कोट याद आ रहा है अब्राहम लिंकन का, जो कि द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन आज की डेट में इसे चेंज कर देना चाहिए। आज की डेट में इसे बोलना चाहिए डेमोक्रेसी इज फॉर द सेलिब्रिटी, बाय द सेलिब्रिटी, ऑफ द सेलिब्रिटी। क्योंकि इस देश में राज आम जनता नहीं कर रही, ये सेलिब्रिटी, ये वीआईपीज ही कर रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स इतने खतरनाक है जो अभी आपको मिलेंगे देखने। लेकिन उससे पहले यार मुझे ये बताओ, तुमने अभी तक 11 सर्कल डाउनलोड किया नहीं की? 11 सर्कल वालों का मेरे पास कॉल आया था कि सम्राट भाई तुम्हारी हालत ना राहुल गांधी जैसी है, कि तुम्हारे सपोर्टर्स तो बहुत है ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, लेकिन वो तुम्हें वोट देने नहीं जाते, यानी कि तुम्हारी आपको डाउनलोड करने नहीं जाते। भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल का लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, यूज करके देखो। अगर समझ आए तो यूज करना, मैं ये नहीं कह रहा ना कि जाके पैसे ही लगा दो, यूज करके तो देखो, वो तो फ्री है ना। गाइस इंडियन T20 लीग शुरू हो चुकी है और उसी के साथ क्रिकेट का फीवर भी है। लेकिन सिर्फ क्रिकेट देखने से क्या होता है यार? आपको पता है आप अपने क्रिकेट की नॉलेज से क्रेजी कैश प्राइजेस जीत सकते हो ऑन माई 11 सर्कल ऐप। अब आप पूछोगे कैसे? अरे भैया वहां पे फैंटेसी क्रिकेट खेलो और जीतो ना। माई 11 सर्कल ऐप पे फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा इजी है। आपको दोनों टीमों में से अपने 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना और उनको उतार देना है। और अगर आपकी टीम ने आपके अपोनेंट को हरा दिया तो आप जीत जाएंगे कैश प्राइजेस। कूल, सेक्सी है ना? और तुम्हें पता है माई 11 सर्कल का फर्स्ट प्राइज कितना है? 1 करोड़। बिगेस्ट प्राइज है भाई, बिगेस्ट प्राइज। माई 11 सर्कल पे तुम बड़े बड़े लीजेंड्स के साथ खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल बीवीएस लक्ष्मण। अगर तुम्हारी टीम ने बीवीएस लक्ष्मण सर की टीम को हरा दिया तो तुम जीत जाओगे 5 गुना एक्स्ट्रा कैश। और हाँ, हमारे जो व्यूअर्स है ना, उनके लिए बहुत ही प्यारा गिव अवे रखा है माई 11 सर्कल वालों ने। नेक्स्ट लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच है ना, उसका वीआईपी टिकट मिल सकता है आपको बिल्कुल फ्री। ओ मैन, यहाँ पे वीआईपी है यार, सीरियसली। लेकिन रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स। स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच है ना, उसका वीआईपी टिकट मिल सकता है आपको बिल्कुल फ्री। आपको बस लिंक पर क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना और कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा वीआईपी टिकट। और हम मेरा कूपन कोड YT 2022 यूज करना मत भूलना, तुम्हें मिल जाएगा 20% एक्स्ट्रा कैश अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। और हाँ, माई 11 सर्कल पे तुम्हें मिलेगा 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या देख रहे हो शक्ल, जाओ जाकर ऐप को डाउनलोड करो, खेलो। भाई आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? पता होगा, इतना तो पता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीआईपी वाला देश कौन सा है। मैं बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीआईपी वाला देश है भारत। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में 450 से ज्यादा वीआईपीज है जिनको पुलिस सिक्योरिटी दी गई। और ये डाटा पता नहीं गवर्नमेंट ने कहां से उठा के डाला है, क्योंकि 400 से ज्यादा सांसद तो मैंने ही देखे हैं जो ऑफिशियली हैं। इसमें मैं एमएलए, आईएएस, आईपीएस इन सबको तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं। सिर्फ सांसदों की बात करूं तो 400 से ज्यादा है। पता नहीं कौन सा डाटा था। फिर अगर बात करें दूसरे देशों की डाटा की, तो ब्रिटेन में 84 वीआईपीज है, फ्रांस में 109, यूएसए में 252, जापान में 125 और चाइना जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है उसमें 435। ये एक ऑफिशियल डाटा है। लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आप ये मान के चलो 10 से 20 हजार वीआईपीज हैं इंडिया में, और कम से कम 1 से 2 हजार वीआईपीज हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है। अगर मैं लिस्ट निकालने लग जाऊं या फिर आरटीआई फाइल करने लग जाऊं तो मुझे डेफिनेटली करेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा अनुमान है। अगर आप में से कोई वकील है तो प्लीज आरटीआई फाइल करना, देखना मेरा अनुमान आसपास ही निकलेगा आपके। खैर, अब इतने सारे वीआईपीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि इस देश में हर आदमी वीआईपी ही बनना चाहता है। कोई गरीब आदमी अपने बच्चे के साथ मंदिर में जा रहा है और वो मूर्ति को छू नहीं पा रहा, तो उसके मन में यही बात आएगी ना कि भाई मैं कल को चल के अमीर बनूंगा, एक पावरफुल इंसान बनूंगा ताकि मैं मूर्ति को छू सकूं। ये चीज उसके मन में आई कैसे? वीआईपी कल्चर के चक्कर में। अगर कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहा तो उसके मन में तो यही आएगा ना, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पावर होती, काश मैं वीआईपी होता, इजीली अपने माँ बाप का इलाज करा देता बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। आज हिंदुस्तान में इतने सारे वीआईपी होने का सिर्फ एक ही रीजन है, लोगों को काम नहीं करना है, लोगों को शोहरत नहीं चाहिए, लोगों को पावर चाहिए। लोगों को पावर चाहिए हर चीज को एक्सेस करने की, हर चीज को इजीली पाने की और हर चीज पे अपना हक जताने की। अब ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये एकदम से डेवलप नहीं हो गया, ये चला आ रहा है 1947 से पहले से। ये जो वीआईपी कल्चर है ये कॉलोनियल हैंगओवर है हमारा। जब ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, हमको अपना स्लेव समझते थे, तब इन लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर दिया था कि कौन वीआईपी और कौन स्लेव। इन्हीं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बार सेट किया था कि जो गोरे होंगे, जो अंग्रेज होंगे वो वीआईपी रहेंगे, बाकी जितने भी इंडियन होंगे वो स्लेव रहेंगे और उसी की तरह जिएंगे। आज की डेट में भी यही चल रहा है। बस हुआ इतना है कि लोग चेंज हो गए, सिस्टम वही का वही है। और आई नो कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब साउंड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें दूंगा थोड़ी देर में एग्जाम
एग्जांपल्स, जिसके बाद मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बाहर के एग्जांपल्स देना चाहूंगा। तुम बराक ओबामा को जानते हो? जी हाँ, एक्स प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे। वो आज की डेट में एक रेंटेड घर में रहते हैं और उस रेंट को वो अपनी जेब से भरते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं और जब भी वो पार्क में जाते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वीआईपी कल्चर पसंद नहीं है। जो बाइडेन, जिससे मैं दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, 35 साल सेनेट में रहा, लेकिन जब उसके बच्चे को कैंसर हो जाता है, उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो बाइडेन को अपना घर बेचना पड़ जाता है, क्योंकि 35 साल में उसने ऐसा कोई करप्शन नहीं किया जो हमारे इधर के सरपंच कर लेते हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में भी टैक्सी में ट्रैवल करते हैं अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए। डच पीएम का ये वीडियो आप सबको याद होगा, जब उनसे कॉफी गिर जाती है और वो अपने उस कॉफी को साफ करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पे उनकी गलती थी। ब्रिटिश पीएम का आपको एग्जांपल देता हूं, जब वो इलेक्शन हार गए थे और अपने ऑफिशियल रेसिडेंस को खाली कर रहे थे, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से अपना सामान उठाया, अपनी कार में भरा, खुद ड्राइव करके घर गए। ये होता है डाउन टू अर्थ होना, ये होता है ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा रहना, ये होता है वीआईपी कल्चर को लात मारना। अब आई नो कि आपको मैंने जो एग्जांपल दिया उसके बाद आपके मन में यही आ रहा होगा कि सम्राट भाई कम्युनिस्ट बन गए, वामपंथियों जैसी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं नहीं चाहता कि हमारा पीएम भी ऐसा करे। हमारा पीएम बिल्कुल सिक्योरिटी में घूमे, बिल्कुल काफिले में चले, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि ये बाकी के जो आलतू फालतू लोग होते हैं, इनने ऐसा क्या उखाड़ा है जो इनको सुविधाएं दी जा रही है? ये सेकंड सिटीजन क्यों बना रहे हैं हमको? अब आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट। भाई कैसा सिक्योरिटी थ्रेट? मतलब ये जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो है किस लिए? इनको पता था ना कि जामिया इस्लामिया में दंगे हो सकते हैं, शाहीन बाग में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इन्हें सब पता होता है तो इन्हें करना चाहिए ना। ये इनकी ड्यूटी बनती है ना कि हमारे टैक्स पेयर्स वाले पैसे की। एक जो वीआईपी पर्सन होता है ना, उसके ऊपर 17 पुलिस वाले होते हैं, मतलब उसको गार्ड करने के लिए 17 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और उसी जगह पे 253 आम पब्लिक पे एक पुलिस वाला होता है। मतलब एक पुलिस वाला 250 आम लोगों को हैंडल करेगा और एक वीआईपी को 17 पुलिस वाले हैंडल करेंगे। 2012 में हमारी कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट से पूछा था कि ये जो वीआईपी लोग होते हैं इनके ऊपर कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने आंकड़ा दिया था कि तकरीबन एक साल में 341 सीआर का खर्चा सिर्फ इन वीआईपी की सिक्योरिटी में होता है। इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में 17,000 ऐसे लोग हैं जो वीआईपी हैं, जिनको सिक्योरिटी दी जाती है, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट से पता चला था कि एयर इंडिया के ऊपर 882 करोड़ रुपए ड्यू है। किस लिए? इन वीआईपीज के चार्टेड प्लेन्स के लिए। मतलब एयर इंडिया 822 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी सिर्फ इन वीआईपीज के प्लेन्स को मैनेज करने के लिए कि ये कितने बजे उड़ेंगे, कहां जाएंगे, कहां आएंगे, सिर्फ इस चीज पे। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 526 करोड़ के टिकट क्रेडिट पे लिए गए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा उनकी ट्रिप के लिए। मतलब समझ रहे हैं, 822 करोड़ ये, 526 करोड़ ये, टोटल कर लीजिए कितना घाटे बचा रही है एयर इंडिया सिर्फ इन वीआईपीज को मैनेज करने में, इनको ट्रीटमेंट देने में। एयर इंडिया को सालाना 1500 एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं सिर्फ एमपीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। एयरलाइंस के इतने अजीबोगरीब रूल्स हैं ना इन वीआईपीज के लिए, जिसकी कोई हद नहीं। और ये सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं है, हर प्राइवेट एयरलाइंस के लिए है कि अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उसकी जो प्रोसेस होगी, जैसे आप लोग जाओगे तो पूरा चेक होगा। अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो वहां का जो स्टाफ होगा ना, वो खुद चेक इन चेक आउट करेगा। आपकी तरह लाइन में खड़ा नहीं होता वीआईपी। एक वीआईपी के लिए प्लेन की आगे की रो को खाली कर दिया जाता है ताकि वो आराम से बैठ के जा सके। एयरलाइंस में जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वो जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग कर ले वीआईपीज के लिए, ताकि उन्हें फील हो कि वो वीआईपी हैं। ये रूल है, लिटरली ये रूल है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो आप मारपीट भी कर सकते हैं, जैसे शिवसेना के सांसद ने करा था 2012 में। उसने क्रू मेंबर्स को मारा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। कार्रवाई हुई तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हटवा दी। ये होता है इस देश में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको इस वीडियो का मकसद क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर लॉकडाउन में एक लड़की थी छत्तीसगढ़ की, जिसकी उम्र थी 12 साल। वो अपने घर में इकलौती कमाने वाली थी और वो एक मजदूर थी। वो अपने घर से दूर रहकर मजदूरी करती थी। लॉकडाउन लगा और उसने डिसाइड किया कि अब वो 100 किलोमीटर पैदल चल के जाएगी। और उस बच्ची ने 89 किलोमीटर चल भी लिया और सिर्फ 11 किलोमीटर पहले उस बच्ची ने दम तोड़ दिया और वो रोड पे मर गई। और उसी जगह पे एक बिहार के बीजेपी के एमएलए थे जो लॉकडाउन में स्पेशल परमिशन देते हैं, कोटा जाते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची कोटा में पढ़ रही होती है। वो कोटा जाते हैं, वहां से अपनी बच्ची को लेके आते हैं, लेकिन उस एमएलए के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि वो लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहा होता है। समझे आप इस वीडियो का मकसद या फिर नहीं समझे? और बताता हूँ। कानपुर की एक औरत थी जो एक कोविड पेशेंट थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था विया एम्बुलेंस, लेकिन वो एम्बुलेंस फंस जाती है रास्ते में जाम में, और जाम में फंसने के चक्कर में वो इतना डिले हो जाती कि वो औरत एम्बुलेंस में ही मर जाती। और आपको पता है ये जाम क्यों लगा था? ये जाम इसलिए लगा था क्योंकि एक वीआईपी पर्सन का काफिला निकलने वाला था वहां से। समझ रहे हैं आप वीआईपी कल्चर कितना ज्यादा डेंजर है? एक लड़की के भाई की डेथ हो जाती है और वो उससे मिलने जा रही होती है, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करना पड़ता है और
पता है उसे 2 घंटे वेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फ्लाइट डिले हो जाती है। और आपको पता है फ्लाइट डिले होने का कारण क्या होता है? जो हमारे मंत्री जी होते हैं, जो उस फ्लाइट में जाने वाले होते हैं, वो अपने घर से 2 घंटा लेट निकलते हैं। अगर तुम अमीर हो या फिर तुम्हारे पास लिंक है किसी वीआईपी का, तो तुम्हें जिस हॉस्पिटल में जो बेड चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम गरीब हो तो फुटपाथ पे मुंह पे सिलेंडर लगा के मर जाओ, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम वीआईपी हो तो काले हिरण को गोली से मारो या फिर इलीगल गोलियां और बंदूकें अपने घर में रखो, तुम्हें ना जेल होगी ना तुम्हें वो सजा मिलेगी। और कोइंसिडेंटली इस देश की सर्वोच्च अदालत ने तुम्हें सजा दे दी ना, तो तुमको वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा जेल में जो तुम्हें घर में भी नहीं मिलता। तुम अगर गरीब हो तो फेक रेप के इल्जाम में भी तुमको 12-12 साल तक सजा भुगतनी पड़ेगी, तुम अंडर ट्रायल रहोगे। लेकिन अगर तुम अमीर हो, तुम्हारे लिंक्स थोड़े बहुत हैं, तो तुम उन 1000 एमपीज और एमएलएज में होगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं सीरियस क्राइम करने के बाद भी और वीआईपी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। हिंदुस्तान तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इस देश में तो जनता की चलनी चाहिए, लेकिन जनता की कहां चलती है? और ये चलेगी भी नहीं जब तक तुम नहीं सुधरोगे। तुम अगर अपने घर के उद्घाटन में, अपनी दुकान के उद्घाटन में अपने बाप को बुलाओगे तो चलेगा, लेकिन जब तुम अपने माई बाप को बुलाने लगते हो ना, तो ये वीआईपी कल्चर बढ़ जाता है बाय डिफॉल्ट। तुम अमीर हो, तुम वीआईपी हो, तुम्हारे लिंक से तुम क्राइम करो, फ्रीली घूमोगे। लेकिन अगर तुम अमीर नहीं हो तो तुम एक वीडियो के थ्रू भी, सिर्फ एक वीडियो बनाने पे जेल भी जा सकते हो। ये हमारे देश का कानून है। और हाँ, कानून और डेमोक्रेसी से याद है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में इस चीज के ऊपर अर्जी लगाई गई थी कि ये जो वीआईपी कल्चर है इसको खत्म कर देना चाहिए, जिसपे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंतन जताया था और बोला था कि ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को खत्म कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन किया कुछ नहीं। हमारे कोर्ट ने बोला बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। इनफैक्ट इनका ये स्टेटमेंट आने के 4 साल बाद मद्रास हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के जज टोल प्लाजा वालों को बता रहे थे कि तुम्हारा जो टोल बनता है ना, इसमें एक लाइन बनाओ जो वीआईपी लाइन रहे, क्योंकि हमसे 10 से 15 मिनट रुका नहीं जाता, जबरन हमारे टाइम बर्बाद होता है। तो भैया आप एक काम करो, जो ये टोल टैक्स होता है ना, इसमें एक अलग से लाइन बनाए जो वीआईपी लाइन हो, जिसमें वीआईपी आराम से जा सके और उसमें स्पेशली मद्रास हाई कोर्ट के जजों को भी काउंट किया जाए। सीरियसली 15 से 20 मिनट वेट करने पे जज ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है और उसके बाद बोलते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म क्यों नहीं हो? खुद ही चिंतन करो, खुद ही सजेशन दे दो, खुद ही सॉल्यूशन बन जाओ, सब कुछ तुम ही कर लो भाई। हम तो हैं। 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेबर डे के दिन 1 मई के दिन बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। उन्होंने देश की जितनी भी ये गाड़ियां हैं जिसमें ये लाल बत्ती लगी रहती थी उनको हटा दिया था, क्योंकि वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। बहुत सी रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ये वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा और ना होगा जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपको एज अ सेकंड सिटीजन देखा जा रहा है। आप लोग अपनी बात को रखिए और ये जो वीआईपीज है जिनको ये सुविधाएं दी जा रही है उसको कैंसिल करने की मांग उठाइए। सबसे पहले ये वर्ड हटाइए वीआईपी। अगर वर्ड लाना ही है ना तो ईपीआई लाइए, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जा सकता तो कोई बात नहीं, कोई भी ना करे, लेकिन को पैसा देके स्पर्श करने की औकात नहीं रखना चाहिए इस देश में, क्योंकि भगवान सबके हैं। आई होप सो कि अभी तक इस टॉपिक के ऊपर पूरे यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं आई और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत से पॉइंट्स जो रह गए लेकिन आने वाले टाइम पे मैं उनको भी कवर करूंगा। और इस वीडियो को सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसी स्क्रिप्ट में बनाऊं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही अलग था। बहुत मुश्किल से मैंने स्क्रिप्ट लिखी है इस वीडियो की और तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय 11 सर्कल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, मचाओ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। सब कुछ पॉसिबल है, प्लीज आवाज उठाओ इन सब चीजों को लेके। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।